बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, यानी कि नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने को हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बोलते हैं। नाइट्रो ग्रुप को हम इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। नाइट्रो ग्रुप NO2+ की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना आना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं। इससे प्रोड्यूस होता है हमारे पास नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में वाटर बनता है। इसमें अगर हम देखें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ये हम फ्यूमिंग की फॉर्म में यूज़ करते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये होता है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका मिक्सचर जो है हम कंटेनर पे बंद करके रखते हैं। जब हम कंटेनर को ओपन करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ये जो है कंटेनर से बाहर निकलती है। हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर जो मॉइस्चर पाया जाता है यानी कि वाटर, ये वाटर से मिलती है। तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से कंटेनर को ओपन करने से इन्वायरमेंट में अपीयर होता है जैसे कि कोई धुआं हो, जिसकी वजह से हम सल्फ्यूरिक एसिड को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हुआ, इससे प्रोड्यूस हो गया नाइट्रो ग्रुप और साथ में इसको हम नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। नाइट्रोनियम आयन साथ में प्रोड्यूस हो गया बाइसल्फेट और साथ में वाटर। अब उसके इस पहले स्टेप को हम प्रीलिमिनरी स्टेप बोलते हैं। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है कि रिएक्शन शुरू होने से पहले का स्टेप। अब स्टेप 1 आ जाता है। स्टेप वन में क्या होता है कि बेंजीन आई हमारे पास, ये बेंजीन है। बेंजीन याद रखें कि ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। ये हमारे पास बेंजीन आई, इसके अंदर ये इसकी पाई बॉन्डिंग, इसका रिएक्शन हमने करवाना है नाइट्रो ग्रुप से, NO2+ से। बेंजीन का ये जो पाई बॉन्ड है इसने अटैक करना है इधर। हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रो ग्रुप का बॉन्ड बन जाता है NO2, इसका बॉन्ड बन गया बेंजीन के कार्बन के साथ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से मौजूद है तो ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ, बाकी दो बॉन्ड एज इट इज़। इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, SIGMA, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको हम वैलेंट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं साइंसदान के नाम पर, वैलेंट कॉम्प्लेक्स। इसको हम अरीनियम आयन भी बोलते हैं, अरीनियम आयन। इसको हम कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं, कार्बोकेटाइन के इसको कार्बोकेशन भी पढ़ते हैं, इसको हम कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, इसके अंदर ये देखो, ये पाई बॉन्ड, इसका जब अटैक हुआ नाइट्रो ग्रुप के ऊपर तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। ये सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और दो मॉलिक्यूल, एक नाइट्रो का और एक बेंजीन का, ये आपस में जुड़ रहे हैं। इससे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन और दो मॉलिक्यूल के जुड़ने से इस स्ट्रक्चर को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अरीनियम आयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग है, और कार्बोकेटाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वैलेंट कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंसदान ने इसको स्टडी किया जिसका नाम था वैलेंट। अब स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, स्टेप 2
स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, सिग्मा कम्प्लेक्स, ये हमारे पास एज इट इज आ गया सिग्मा कम्प्लेक्स, इस पर पॉजिटिव चार्ज। सिग्मा कम्प्लेक्स जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इसकी लोअर लेवल के ऊपर इतनी ज़रूरत नहीं होती। जब हम हायर लेवल पर जाते हैं तो हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। एफएससी लेवल तक इतना ही काफ़ी है कि इसको एज इट इज़ ही लिख दिया जाए। ये जो सिग्मा कम्प्लेक्स बना है ये पेरेंटल जो मटेरियल यानी कि बेंजीन है उसके मुकाबले में अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसकी वजह से है क्योंकि अगर हम बेंजीन को देखें तो इसके अंदर एरोमेटिसिटी पाई जाती है। एरोमेटिसिटी के साथ साथ रेजोनेंस भी पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ रेजोनेंस पाई जाती है, एरोमेटिसिटी नहीं पाई जाती। एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस दोनों जो हैं ये स्टेबिलिटी का नतीजा बनते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। चूँकि इसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं पाई जाती, सिर्फ रेजोनेंस पाई जाती, इसी वजह से ये पेरेंटल जो सबस्ट्रेट है उसके मुकाबले में लेस स्टेबल है। अब ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने अंदर एरोमेटिसिटी को रीगेन करता है। एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए क्या होता है कि जो बाइसल्फेट, ये जो बाइसल्फेट प्रोड्यूस हुआ था, बाइसल्फेट एज ए बेस ये प्रोटॉन पर अटैक करता है और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे क्या होता है कि एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है और हमारे पास ये नाइट्रो ग्रुप इसके अंदर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, एरोमेटिसिटी दोबारा से आ गई, इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, इससे सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो गया, ये इस बात का सबूत है कि ये एक कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट की ये खसूसियत होती है कि वो केमिकल रिएक्शन को तो स्पीड अप करता है, एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन रीजनरेट हो जाता है। ये था आज का टॉपिक। जाते जाते एक बात बता दूं, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फ़र्क है। बेस जो है हमेशा प्रोटॉन पर अटैक करती है। अगर जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रोटॉन पर अटैक करे तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम बेस बोलते हैं। अगर ये प्रोटॉन के अलावा किसी अदर सेंटर पर अटैक करे, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पर, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पर ये प्रोटॉन पर अटैक कर रही है तो इस वजह से हम बाइसल्फेट को एक बेस बोलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ माई टुडे लेक्चर।